हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया वो देश का होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। ये लेक्चर है यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम, यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम। भारत का इसमें क्या स्टेटस है, वर्ल्ड का क्या स्टेटस है, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इनफैक्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए मैंने सालों साल वेट किया है। इसका कंटेंट बनाने पे काफ़ी मेहनत की है। आई डोंट थिंक कि कंट्री में मेरे अलावा 2-3 लोगों से ज़्यादा आपको ये टॉपिक कोई पढ़ा पाएगा, और बिलीव मी, जो पढ़ा पाएंगे वो यूपीएससी मार्केट में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम ये है वर्ल्ड का सबसे क्लासिफाइड जो न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड है। अमेरिका 1000 से भी ज़्यादा एटम बॉम्ब्स टेस्ट कर चुका है। उसके नक्शे कदम पे चाइना 43 टेस्ट कर चुका है, और एक के बाद एक अपने एटम बॉम्ब्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। Now it's time for India to become a nuclear state. तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम न्यूक्लियर मटेरियल पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये इनरिचमेंट प्रोग्राम, रैशनल और इनरिचमेंट प्रोग्राम होता कैसे है, न्यूक्लियर रिएक्टर 3 स्टेज और बाकी जो टॉपिक्स हैं न्यूक्लियर में हम कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्विक स्टार्ट, कुछ आपको पिक्स दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ द पोखरण टेस्ट साइट। यहाँ पर डॉक्टर कलाम, वाजपेयी जी और भी एमिनेंट पीपल आर देयर, आप देख सकते हो, पहचान लो। ये रियल पिक्चर्स हैं पोखरण 1998 की। ये पोखरण की एक्चुअल टेस्ट साइट है। ये एक मूवी बनी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये परमाणु मूवी ज़रूर देखना। स्टोरी ऑफ पोखरण, ये कुछ लोग हैं जो सिंबॉलिक दिखाए गए हैं। आईएएस का इस मूवी में रोल दिखाया गया है, बट बिलीव मी, ऐसा कोई इंसान रियल में नहीं था। बाकी ऐसे लोग तो थे, दीज पीपल वर देयर। ये डॉक्टर कलाम का रोल प्ले करते हैं। बाकी इस टाइप के लोग डेफिनेटली थे, बट दिस पर्सन, ये जस्ट हाइप करने के लिए दिखाया गया है। जिनका रियल रोल था वो नहीं बताया। रैशनल ऑफ एनरिचमेंट देखेंगे, ये कंटेंट है, थोड़ा सा ही कंटेंट है इसमें। देन मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएसए का जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे पूरे यूएसए में चलाया गया अलग अलग जगह पर। इसको एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए अलग अलग जगह कैसे पता चला। हेडक्वार्टर्स इनके वाशिंगटन डीसी में थे, यहाँ पर ये रियल में बॉम्ब बनाते थे। कहीं असेंबल होते थे, कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ होता था। अरिहंत सबमरीन, ये अरिहंत सबमरीन, ये पूरा इसका जो बेड़ा चलता है, तो मतलब सामने से देख लो दिल बाग बाग हो जाता है। कभी ज़िंदगी में टाइम मिले ना तो आईएएस की नौकरी छोड़ देना, अरिहंत सबमरीन पे काम कर लेना। मिलेगी नहीं, बिलीव मी, ये कुछ ही लोगों को मिल सकती है। देन दिस इज़ न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। इसमें हम इनरिचमेंट प्रोसेस यहाँ देखेंगे। और बॉम्ब यहाँ होता है यूरेनियम बॉम्ब, यहाँ होता है प्लूटोनियम बॉम्ब। आई एम टेलिंग यूरेनियम बॉम्ब के बारे में इस लेक्चर में। रिप्रोसेसिंग और प्लूटोनियम बॉम्ब के बारे में हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, कभी टाइम मिलेगा तब वापस से आएंगे। तो हम मेनली इस इनरिचमेंट प्लांट UF6, डिप्लीटेड UF6 और इनरिच्ड UF6, इसकी बात करेंगे इस लेक्चर में। देन ये प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, किस तरह से दिखता है, ये समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से ये प्रोसेस वर्क करता है। और ये रियल में गैस सेंट्रीफ्यूज जिसके ऊपर बवाल मचा है, और इसको अब जब टच करते हो आप इस सेंट्रीफ्यूज को, मतलब अलग ही लहर दौड़ती है। क्या तो प्यार में आपको मिलेगा जो इसको छूने में मिलेगा, आप टच ही नहीं कर सकते ज़िंदगी में। देन दिस इज़ ईरान के रिएक्टर्स सेंट्रीफ्यूज। देन ये एक कहीं और का सेंट्रीफ्यूज है। आई एम नॉट ऑथोराइज टू टेल यू दिस कि कहाँ का है ये। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रैशनल समझते हैं, ये मशीन कैसे काम करती है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। रैशनल ऑफ इनरिचमेंट, संवर्धन का तर्क, करना क्यों है, ये प्रोग्राम क्यों क्लासिफाइड है, इंडिया क्यों कर रहा है, ईरान के साथ क्या इश्यूज़ हैं और क्यों करना चाहते। देखो, रैशनल ऑफ इनरिचमेंट, न्यूक्लियर पावर, ये दो चीज़ों के लिए है। एक पीसफुल यूज़, जो एक मतलब शो ऑफ है, सफ़ेद हाथी के दांत जो शो ऑफ के होते हैं दिखाने की, वो पीसफुल यूज़ है। देन वेपन ग्रेड मटेरियल बनाना। तो इसका रैशनल ये है कि जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें 99.3% यूरेनियम 238 आइसोटोप है, सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 है। पिछले लेक्चर में हमने फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल की बात की थी। फिसाइल मटेरियल वो है जो डायरेक्टली फिस, मतलब जिसको आप विखंडन कर सकते हो, फिजन कर सकते हो,
और यूरेनियम 238 का आप कुछ नहीं कर सकते हो नॉर्मली। इसका आप प्लूटोनियम 239 में तो बना सकते हो, बट वो डायरेक्टली आपका एक एज अ वेस्ट मटेरियल काउंट होता है। तो मेन जो रैशनल है, आपको ये 0.7% बढ़ाना होता है। वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए अराउंड 90% या ज़्यादा फिसाइल मटेरियल चाहिए होता है। हिंदी में इसको हथियार ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। जो ये PHWR होते हैं, ये नेचुरल यूरेनियम तो यूज़ करते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम, लेकिन इनको हैवी वाटर चाहिए होता है और इनकी एफिशिएंसी लेस है, भारी पानी चाहिए होता है, कार्यकुशलता कम है। एफिशिएंसी कम क्यों है ये आपके जानने समझने की चीज़ नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। LWR इनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं, लाइट वाटर रिएक्टर, इनका नाम ही है लाइट वाटर रिएक्टर। इनको हैवी वाटर रिएक्टर हम कह रहे हैं, HWR, इसमें प्रेशर भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लाइट वाटर रिएक्टर है, साथ में ये ज़्यादा कुशल हैं। तो देखो एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ क्या होता है ये। एक होता है 4 फैक्टर फार्मूला। इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, A इंटू B इंटू C इंटू D, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, तब जाके आपका रिएक्टर होगा क्रिटिकल या चलेगा। इसमें से होती है, एक होती है क्वालिटी ऑफ फ्यूल, दूसरी होती है क्वालिटी ऑफ मॉडरेटर, जो यहाँ पर आपका है वाटर। तो फ्यूल की क्वालिटी लेस है, मतलब नेचुरल यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम मतलब क्वालिटी हाई है। अगर C और D फिलहाल छोड़ दो, आपके काम की नहीं है। अगर A की क्वालिटी ज़्यादा है तो B की क्वालिटी कम चलेगी, और B की क्वालिटी अगर A की क्वालिटी कम है तो फिर B मजबूरी में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इंडिया ने हैवी वाटर प्लांट तो बना लिए हैं, हैवी वाटर बोर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है पूरा न्यूक्लियर। इसके अंदर कोई भी IAS कभी भी नहीं घुस सकता है। एक फालतू सा IAS होता है, फालतू सा मिनिस्टर होता है, जस्ट टाइम पास के लिए होते हैं। आप UPSC एग्ज़ाम निकाल के सब कुछ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हैं। LWR के साथ में क्या है, यूरेनियम आपका अच्छी क्वालिटी का है, तो आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हो। तो इनरिचमेंट प्रोग्राम में हम करते क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप सेपरेशन मेथड से इम्प्रूव करते हैं। इंडिया में होता है गैस सेंट्रीफ्यूज, और वर्ल्ड वाइड भी अभी गैस सेंट्रीफ्यूज संवर्धित गैस अपकेंद्रित प्रौद्योगिकी इससे होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि एक दो न्यूक्लियर ब्लास्ट से, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, ये उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो मैंने इमेज दिखाई, उन्होंने पहले न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड बनाए थे। अमेरिका 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, और चाइना 40+। IAEA के अंडर होते हैं इनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई और प्रोसेस। हालांकि इंडिया का जो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो अंडर कवर है, लेकिन पोखरन मूवी और अभी रिसेंटली हमने डिक्लेयर कर दिया है कि BARC इनरिचमेंट प्रोग्राम कर रहा है। हालांकि 123 डील के बाद भी हमारा इनरिचमेंट प्रोग्राम IAEA के अंडर नहीं आया है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ बस हिंदी का काम ख़त्म हो गया, तो इसको देखते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्या होता था कि यहाँ पर आपका ओक रिज फैसिलिटी में डिफ्यूज़न, ये मेन आपका वो चल रहा है, इनरिचमेंट ये यहाँ हेडक्वार्टर्स है। यहाँ मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ कुछ करेंगी? यहाँ पर मेटलर्जिकल लैब, मेटलर्जी बिलीव मी आज के टाइम की साइंस का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, और जो इसको कर ले रहा है सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कार्बन फाइबर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, क्रोमियम एलॉयड मटेरियल्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। केमिकल बिल्डिंग सेपरेशन बिल्डिंग यहाँ थी, देन रिएक्टर, समटाइम आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ दिस वी साइड, व्हाट ऑल ये थिंग्स क्या हैं, ठीक। गन असेंबली, मतलब न्यूक्लियर अगर इनरिच यूरेनियम रखा है तो बॉम्ब नहीं बन जाता। देन और कुछ भी साइट्स थी, तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसके बारे में यूट्यूब पे पढ़ो। दिस इज़ अरिहंत सबमरीन, इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ माई फर्स्ट लव। इसके लिए कुछ हम समुद्री बेड़े में चीज़ें करते हैं, तो यहाँ के लिए भी हमें वेपन ग्रेड यूरेनियम चाहिए, वो कोई और नहीं देगा, आपको खुद बनाने पड़ेंगे। हम समझते हैं इनरिचमेंट प्रोग्राम होता क्या है। मेनली यहाँ आप देखो, अगर ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.7 है, रेड वाला यूरेनियम 235 है, तो हमें रेड वाले की क्वांटिटी बढ़ानी है। तो दो तरीके होते हैं, या तो इसको इंक्रीज़ कर दो इसमें, या फिर इसको धीरे धीरे रिमूव कर दो, ठीक। तो आपने क्या किया, यूरेनियम 238 के पॉइंटर्स यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव कर, धीरे धीरे हम रिमूव करते जाते हैं। तो आपके, और साथ में ऐसा देखो 0.7, ये 1 kg है ना, सपोज़ 1 kg में आपका 0.7 ग्राम आपका ये है, परसेंट आपका यूरेनियम 235 है, या 100 kg में अगर 7 kg है, ठीक है, सॉरी 0.7 kg है,
तो 200 kg में होगा 1.4 kg, 300 kg में होगा 3.1 kg। आपको सपोज 3.1 kg चाहिए तो आप 300 kg नेचुरल यूरेनियम लोगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें होगा 99.3 इंटू 3, इतना होगा आपका यूरेनियम 238। तो ये है रैशनल। तो आपको ये सब हटाना है उतने ही। अब आपको क्या करना है, अल्टीमेटली 100 kg में ये 3.1 kg रखना है और बाकी 3.1 96.9% आपका यूरेनियम 238 होगा, प्लस 3.1% आपका होगा यूरेनियम 235 जो कि आपका एनरिच्ड यूरेनियम है। तो ये हुआ आपका इनरिचमेंट, इस तरह से हो रहा है। किस तरह से वर्क करता है ये ऊपर का प्रोसेस अगर आपने समझ लिया तो यही है। एक रेड पॉइंट मतलब 0.7% है, आप इस 0.7 की क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हो, बगल से लेते जा रहे हो। तो नेचुरल यूरेनियम इस 0.7%, ब्लू वाला यूरेनियम 238 है। लो इनरिच्ड यूरेनियम 3 to 5% होता है। हाई इनरिच्ड यूरेनियम इसे LEU कहते हैं, इसे HEU कहते हैं और इसे WGU कहते हैं। हाई इनरिच्ड यूरेनियम अराउंड 20 to 30% होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 वो वेपन ग्रेड यूरेनियम जिसे बॉम्ब बनाते हैं वो 90% से ज़्यादा होता है। तो बनेगा कैसे, मतलब ये तो मतलब मशीन कैसे बनाओगे आप ये चीज़ें। तो इसके लिए यूरेनियम इनरिचमेंट कैसे वर्क करता है, मेन वही बात है जो ये फिगर भी वही है जो आपको बताया था कि कैसे कैसे है। आप ये ब्लू रेड वाला पॉइंट का परसेंटेज इंक्रीज़ करने का एक तरीका तो है कि रेड वाले पॉइंट बढ़ा दो, दूसरा ये ब्लैक वाले पॉइंट कम कर दो। तो अगर यहाँ पर आपका 0.7% है तो यहाँ आपका 10% हो गया, यहाँ पर और ज़्यादा परसेंट हो गया। यहाँ क्या है 1/4 ही तो है, 1/5 ही तो है, ये 20% हो गया, ठीक है। यहाँ इन डॉट्स को 1 जितने भी डॉट्स हैं n+1, ठीक है। यहाँ n इज़ अराउंड 10 और 15, ठीक। यहाँ आपका 100% इनरिचमेंट हो गया, 90%, मोर देन 90। तो ये इनरिचमेंट प्रोग्राम इस तरह से वर्क करता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम ये देखते हैं, ये मेनली यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज है, कैसे काम करता है। ये आपको दिख रहा है, ये सेंट्रीफ्यूज, ये इसकी स्ट्रक्चर है। रियल में ये ऐसा दिख रहा है, ये ईरान का है, इंडिया में थोड़े अलग दिखते हैं और ये कहीं और का है, तो दैट इज़ फाइन। ये कूलिंग टावर है। आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर, ये 3 पाइप हैं, 1 पाइप, 2 पाइप और 3 पाइप। ये 3 पाइप्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सेम तरह के 3 पाइप आपको यहाँ दिख रहे हैं, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 3। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पाइप है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये मशीन है। तो ये 3 जो पाइप हैं इनको पिगटेल कहते हैं। तो एक पाइप ये है, दिस वन, ये वाला जहाँ से आप एंटर कर रहे हो, इसे हम फीड कहते हैं। एक पाइप ये है जहाँ से आप रिमूव कर रहे हो, ये अंदर वाला पार्ट आप ये रिमूव कर रहे हो। तीसरा पाइप है ये, लेकिन ये सेंटर से नहीं आता है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके जा रहा है, दिस वन। तो अगर हम देखें, पहला पाइप आपका नेचुरल यूरेनियम आपने एंटर करा दिया। दूसरा ये इनरिच्ड यूरेनियम सेंटर वाले पार्ट से ऊपर आता है। तीसरा ये सेंटर वाले पार्ट से नहीं, ये बॉडी के बाहर वाले पार्ट से यहाँ आता है। तो दिस इज़ डिप्लीटेड यूरेनियम आ जाता है और ये आपका इनरिच्ड यूरेनियम। तो ये प्लांट कैसे वर्क करता है, इस मशीन की वर्किंग जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ मुझे इनरिचमेंट करना है टिल 90%, ठीक है। और मेरे पास A + B, A इज़ यूरेनियम 235, B इज़ यूरेनियम 238 और इसकी क्वांटिटी है 0.7%, इसकी क्वांटिटी है 99.3%। और सपोज़ एक मशीन में मैं सेपरेशन फैक्टर कह दे रहा हूँ, सेपरेशन फैक्टर अल्फ़ा इसको हम कहते हैं 1.1। सपोज़ 10% इंक्रीज़ कर देती है आपकी मशीन, मतलब एक स्टेज में आप डाल दोगे तो 0.7 × 1.1। तो हम क्या करेंगे, A + B, हमारे लिए A इंपॉर्टेंट है, B पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। A मतलब यूरेनियम 235 जो बॉम्ब बनाएगा। तो यहाँ 0.7% था जिसको हमने कहा फीड इनलेट हमने एक मशीन में, जो अभी हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन देखी, ठीक है, उसमें हमने प्रोवाइड किया। इस मशीन का सेपरेशन फैक्टर सपोज 0.7% है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो आउटपुट होगा, मैं A की बात कर रहा हूँ, A' होगा आपका A जो आपका 0.7% है इंटू इसका फैक्टर 1.1 है, 0.77% हो गया। अब मैं इस 0.77% को वापस से फीड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो निकल के आएगा A" सेकंड स्टेज के बाद 0.77 × 1.1, ठीक। तो अब मुझे क्या देखना है, कितनी स्टेज तक ले जाना है। तो ये हम तब तक काम करेंगे जब तक कि आपका 90% ना निकल आए। तो ये अराउंड 48 स्टेजेस में आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये मशीन वर्क कैसे कर रही है, इस मशीन की वर्किंग थोड़ा समझ। आपने वो मशीन देखी होंगी जहाँ पर मट्ठा या दही बनाया जाता है, तो आप इसको एग्जैक्टली वैसे ही समझ सकते हो। देखो, एक ये बहुत तेज़ी से रोटेट करती हुई मशीन है,
दिस इज़ योर सेंट्रीफ्यूज, मोटर लगी हुई है तो ये रोटेट कर रहा है, ये इसी एक्सिस है, ये दिस इज़ रोटेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो यूरेनियम 238 ये हैवी मटेरियल है और यूरेनियम 235 ये लाइट मटेरियल है। अब अगर आप मशीन में सेम मटेरियल डाल दो तो क्या होगा, लाइट मटेरियल बाहर जाएगा कि हैवी मटेरियल बाहर जाएगा, ये आप सोच सकते हो। हैवी मटेरियल को आप इजीली बाहर फेंक सकते हो। तो इस पार्ट में यूरेनियम 238 की पॉइंट्स ज़्यादा होते जाएंगे और ये मशीन यहाँ है तो यहाँ पूरा इसकी बाउंड्री पर 238 बढ़ते जाएंगे और यहाँ इस पार्ट में आपका होता जाएगा जो एक्स्ट्रा है यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट होता जाएगा। ये लगातार घूम रहा है, मशीन घूम रही है, लगातार फेंक रही है। कन्वेक्शन करंट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप मत जानो, ठीक है। तो जब आप इसको कुछ रेजिडेंस टाइम 5-7 मिनट तक इस मशीन में घुमा दोगे तो सफिशिएंट सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम 235 जो उसकी सेपरेशन 1.1 है, अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आपने 0.7% डाला था, 5 मिनट बाद ये आपका 0.77% यूरेनियम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से क्या होगा, इस वाली स्ट्रीम में जो यहाँ था वेस्ट मटेरियल जिसे आप कह रहे हो डिप्लीटेड यूरेनियम कह रहे हो, इसमें 0.7/1.1 मतलब 0.63% यूरेनियम हो जाएगा। यहाँ से आप इसको निकाल लो और यहाँ से इस वाले पार्ट से इसको निकाल लो। तो वही हमने किया, बीच में से हमने UF6 इनरिच्ड यूरेनियम ये निकाल लिया है दिस वन, और डिप्लीटेड यूरेनियम ये यहाँ से हमने यहाँ निकाल लिया। तो ऊपर ही से हम तीनों पाइप एंटर करते हैं, फीड यहाँ नहीं लगा होता, ये यहाँ नहीं लगा होता, यहाँ नहीं होता है, ऊपर से ही हमने एंटर किया, बीच वाले पार्ट से हमने इसको निकाल लिया और ये यहाँ एक हमने इनलेट देके, ये वाला इनलेट है जो दिस वन, इस इनलेट को लेके हमने वेस्ट मटेरियल निकाल लिया। तो इस तरह से ये मशीन वर्क कर रही है। और इसकी जब एक स्टेज होगी, एक स्टेज है, एक मशीन है, इससे आपने 0.77 वाला यहाँ डाला, फिर 0.77 × 1.1 वाला यहाँ डाला, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब थोड़ी मैथमेटिक्स भी समझ लेते हैं, कितनी स्टेजेस आपको चाहिए। एक स्टेज में आपको हुआ, सपोज़ ये स्टेज 1 है, स्टेज नंबर 2 है, स्टेज नंबर 3 है, स्टेज नंबर nth है। अगर आपको 90% से ऊपर जाना है तो आप कितनी स्टेजेस लगाओगे, 50, 60, 70% से ऊपर जाना है तो कितनी स्टेजेस लगाओगे। यहाँ आपका 0.7% इनरिच्ड यूरेनियम है, यहाँ पर आपका हुआ 0.7 × 1.1, यहाँ हुआ आपका ये वाला दिस वन 0.7 × 1.1 × 1.1 मतलब थर्ड स्टेज में आप क्या देख रहे हो, 0.7 × 1.1 टू द पावर n-1। इस तरह से आप निकाल लो आपको टोटल कितना चाहिए। तो थोड़ी मैथमेटिक्स देखते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, 0.7 × 1.1 टू द पावर 4-1 मतलब 3, ठीक है। तो nth स्टेज में अगर हमको चाहिए दिस अमाउंट शुड बी 20%, हमें जितना चाहिए, या फिर 90% या फिर 3%, जितनी भी चाहिए उतना हम ले लेंगे। थोड़ी मैथमेटिक्स करके देख लेते हैं। सपोज़ मैंने 1.1 इसकी अगर मैं पावर करता हूँ 10, मतलब 9 स्टेजेस में 2.5, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 0.7 का तो डेफिनेटली ये कम आएगा, तो इतने में हमारा 3% इनरिच्ड यूरेनियम नहीं आएगा। अगर हम 1.1 टू द पावर 20 करें तो 6.72, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 0.7 तो हमको 4.7 मतलब 5% लगभग इनरिच्ड यूरेनियम मिल जाता है। इसके लिए हमें चाहिए होती है 20 स्टेजेस। सपोज अगर हमको चाहिए 70-75% इनरिच्ड यूरेनियम, तो फिर हम आप इस तरह से देख लो 1.1 उसमें उसका मल्टीप्लाई कर लेना 0.7, इसमें अगर मैं 45 का मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी अगर मैं 1.1 रेशियो टू द पावर 45 करूँ तो 72 हुआ। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 0.7 तो अराउंड 45 स्टेजेस में आपको 51% यूरेनियम मिल जाता है। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी स्टेजेस चाहिए होंगी, अराउंड 60-65 स्टेजेस आपको चाहिए कि 90% आपका इनरिच्ड यूरेनियम आ जाए। अगर आप देखना चाहो 50 स्टेजेस के बाद कितना होगा तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। 1.1 टू द पावर 50 तो ये 117 होता है। इसमें अगर मैं 0.7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 स्टेज के बाद 82% इनरिच्ड यूरेनियम आ गया। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कोरोना वायरस आपका फैल रहा है। 1.1 टू द पावर अगर मैं 51 कर दूं तो दिस वन इंटू 0.7, तो आप देख रहे हो अराउंड 51 स्टेजेस के बाद 90% इनरिच्ड यूरेनियम आ गया। और 52-53 स्टेजेस मतलब दैट इज़ बहुत थोड़ा ही बचेगा, आपको बहुत ज़्यादा फीड देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ़ स्टेजेस निकाल सकते हो। अब आपको जो मेन R&D करनी है वो इधर करनी है 1.1। अगर आप इस 1.1 को ही 2 कर दो तो पहली ही स्टेज में आपको 1.4 का
इनरिच मटेरियल मिल जाएगा। दूसरी स्टेज में आपको 1 पॉइंट मतलब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी जो R&D इंडिया में चल रही है वो मेनली चल रही है इस बारे में। इंडिया में जो मशीन होती हैं G1, G2, G3 ये इनके स्टेजेस हैं, जनरेशन्स हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को कॉपी किया है। P1, P2, P3 चोर हैं, चोरी करके लाए थे। AQ खान जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। उन्होंने इंडिया से बेटर कर लिया था काफ़ी कुछ। अब आपको ये देखना है कि पाकिस्तान इंडिया से बेटर है, हम क्या कर सकते हैं इस मामले में। डेफिनेटली पाकिस्तान हम लोगों से मच बेटर है, बट चोरी का माल है। अपने यहाँ खुद की इंडिजिनस फैसिलिटी है, तो ये आपको समझना है कि आप चोरी के माल से बेटर हो सकते हो, दैट इज़ मच बेटर, या फिर खुद के माल से बेटर हो सकते हो। और विद टाइम अगर आपको ज़िंदगी में कभी टाइम मिले और आपको जॉब स्विच करने का मौका मिले, आप IAS बन जाओ और इस जॉब से परेशान हो जाओ, तो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अगर कैसे भी कर पाओ लेटरल एंट्री, हालांकि दोस्त थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, या फिर इस पर एक बार मेरे पास आ जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ये मूवी जरूर देखना। चला ज़लज़ला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। ओ थारे बस तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम। थारे बस तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। आपका पासपोर्ट क्या है? लग जा गले के पूरी हंसी रात होना। चलिए साहब। चला ज़लज़ला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। जैसे कि जंजीरें पहनी थी, आसमां से था फासला। अब राह पक्की है, ये बात हक की है, फिर से उठा है हौसला। थारे बस तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम। थारे बस तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। जोश में चला ज़लज़ला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर